हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग यार। चलो एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो भाई आई वेलकम यू ऑल टू ABCH JEE। एंड आज हम लोग यार जो चीज़ पढ़ने वाले दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो भाई ये जो टॉपिक जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम लोग ने बचपन से सुना हुआ है कि यार कुछ तो ऐसा होता है ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे घर पे एक दीवार है। ओके, ऐसे कुछ दीवार है और इस दीवार में बहुत सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं, राइट। तो ये जो छोटा छोटा ब्रिक जो है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ब्रिक जो है दिस इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस वॉल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ब्रिक जो है, ये ब्रिक ही क्या है, ये इस वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो जैसे ये ब्रिक एक दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक है, वैसे ही यार दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़, ये आईपैड, ये बुक, ये फ़ोन, ये मोबाइल, तुम, मैं, हर चीज़, हर कोई एक बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना होगा। और उस बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स को ऐसे जोड़ जोड़ के अलग अलग टाइप की चीज़ें बनती है। हर चीज़ दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करती है, इट्स ऑल एटम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी आर जस्ट एटम, बट नॉट वन और टू एटम, वी आर मल्टीपल एटम्स। सिंपल। हर चीज़ दुनिया में जितनी भी, जैसे हम टिश्यूज से बने हुए, सेल्स से बने हुए, राइट, वैसे दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, हर एक चीज़, लोहे की दीवार, ट्रेन, बस, सड़क, हर चीज़, लोहा, पीतल, तांबा, ये कुर्सी, हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। अब यार एटम को तो चलो फिर भी समझ में आ गया। अभी मॉलिक्यूल वाला क्या सियापा है भाई, चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पर ये चीज़ क्या हो जा रही है भाई, कि यार एटम्स जो है, एटम बोल रहे हैं, जैसे देखो तुम लोग भी किसी न किसी के साथ, जैसे एक क्लास है, ओके, क्लासरूम के अंदर तुम अपने कोई ना कोई दोस्त के साथ बैठते होगे ना। तो तुम्हारे दोस्त के साथ पेयर अप हो गया। क्या हो गया भाई? पेयर अप हो गया, राइट। तुमने अपने दोस्त के साथ क्या कर लिया? ग्रुपिंग कर लिए। तो ऐसा ही जब एटम्स दो दो एटम्स के साथ, तीन एटम्स के साथ जब ऐसा क्या कर लेता है? ग्रुपिंग बना लेता है। ओके, तो ये जो ग्रुपिंग जो है, यानी कि क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके, स्टेइंग टुगेदर, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। ओके, अभी डिफरेंट एटम्स क्यों? देखो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये केस के अंदर में, जैसे मान के चलो मेरे पास H2O, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई? दो एटम्स किस चीज़ के? हाइड्रोजन के। और एक एटम किस चीज़ का? ऑक्सीजन का। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। हाँ, ये डेफिनेटली मॉलिक्यूल है। ओके, और एक और चीज़ है, जैसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? अपने आपस में ही ग्रुपिंग कर लेते हैं, जैसे O2 हो गया। ओके, तो ऑक्सीजन के दो एटम्स जो थे एनॉल, ओके, उन लोगों ने क्या कर लिया? ग्रुपिंग बना लिया। तो क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ, ये भी मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये सेम सब्सटेंस वाला मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये डिफरेंट सब्सटेंस वाला मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एलिमेंट्स वाला मॉलिक्यूल है। तो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स का क्लियर कट मतलब क्या है कि भाई एक सिचुएशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं, दैट्स इट। ओके, अच्छा, ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब एक सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट के भी हो सकते हैं, या मल्टीपल एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो यार यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है देखते हैं। एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, वेयर एज अ मॉलिक्यूल कुड बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड विच कुड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? एटम जो है, एटम सबसे छोटा यूनिट है किस चीज़ का? कोई भी एलिमेंट का। तो तुम आयरन पकड़ो, तुम कोबाल्ट पकड़ो, तुम निकल पकड़ो, तुम कॉपर पकड़ो, तुम गोल्ड पकड़ो, हर किसी का जो छोटा वाला जो पार्टिकल जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। अच्छा, एक और चीज़ है, एटम कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और न्यूट्रॉन हो सकता है। ओके, तो यार ये इसको और फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है, बट अभी हम लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे? अभी हम लोग फोकस करेंगे एटम्स के ऊपर। अच्छा, और यार यहाँ पे क्या बोला गया? एटम्स कुड बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड, मतलब ये किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर किया जा सकता है। ओके, तो कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट क्या रहेगा? एटम। ओके,
और बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, तो यहाँ पे दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर एक ही एलिमेंट के मल्टीपल एटम्स भी हो सकते हैं। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। ओके, अब समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एटम्स जो है एंड मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स तो हमको क्लियर हो चुके हैं, पर समझो यार मॉलिक्यूल बनने के लिए कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ लॉ ये तो अप्लाई होता होगा ना। ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि भाई अगर मॉलिक्यूल बना रहे अपन, तो मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार चाय बना लिए एंड ऑल, तो मतलब चाय जैसा बना रहे वैसे मॉलिक्यूल बना लिए, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। मतलब कुछ ना कुछ बेसिक रूल होता होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें अप्लाई होती होगी, राइट। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यार कुछ ना कुछ रूल्स एलिमेंट्स भी फॉलो करते होंगे, और ये रूल्स के बदौलत जो है ओके हम लोग को एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। ओके, तो समझने की कोशिश करो, पहली चीज़ क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का क्या मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहली चीज़ है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या, मास का कंजर्वेशन होएगा। ओके, तो ये लॉ क्या बोलता है भाई, इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि एनर्जी को लेकर हम लोग का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर क्या, कि अगर ए साइड में जितनी एनर्जी है अगर मैं उसको ट्रांसफ़र करूँ, तो बी साइड और ए साइड दोनों में क्या रहेगी, इक्वल एनर्जी ही रहेगी। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो जैसा ये एनर्जी के साथ लागू होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, मास के साथ भी ये लागू होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो मान के चलो यार, मैंने यहाँ पर क्या किया, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या कि पहले क्या थे, हाइड्रोजन। ओके, दो हाइड्रोजन थे, और क्या था, एक ऑक्सीजन था। तो समझने की कोशिश करो, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास जो है लेट्स से 1 यूनिट है। ओके, और यार यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन का एक यूनिट का जो एक एटम का जो मास जो है दैट इज़ 16। ओके, 16 म्यू। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एक एटम का कितना मास है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका क्या है 1, और इसका कितना है 16। अब मास जाने दो, ज़्यादा मत सोचो एनऑल, सिंपल सा एक ध्यान में रखो कि यार इसके पास एक नंबर है क्या 1, और इसका नंबर कितना है 16। अब ये कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2। ओके, तो अपने पास ये 2 हाइड्रोजन का मास कितना है भी अपने पास 2। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब जब हम इन दोनों को प्लस करते हो तो इधर क्या बनेगा, H2O, राइट। और जब ये H2O बन रहा है तो भाई इसका मास कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 18 आना चाहिए। इधर भी 18 था और इधर भी क्या है 18। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का क्या मतलब है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास में चेंजेस नहीं आएगा। टोटल मास या नेट मास जो हम लोग देखेंगे एंड ऑल, वो हमको क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। आप इक्वेशन ए में देखो, इक्वेशन बी में देखो। ओके, ए साइड देखो या बी साइड देखो, समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो दोनों साइड में यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में हमको क्या मास कांस्टेंट मिलेगा। अगर इधर 10 है ओके, तो इधर भी कितना रहेगा 10 रहेगा। ए प्लस बी अगर 10 हो रहा है तो ए बी जो भी इधर बना होगा ओके उसका मास भी कितना रहेगा 10 ही रहेगा। ओके, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, लेट्स सी। अगर एक साइड में 10 है तो अगले साइड में भी कितना रहेगा 10। समझ में आ रही बात यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ते भाई। तो अगला जो टॉपिक जो है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देखो यार यहाँ पे क्या लिखा पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। देखो अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि भाई अपने को नाली से पानी उठाने का, तो तुमने नाली से जो क्या किए, आपने पानी जो उठाया, क्या उसमें उसका मास मतलब क्या वो जो पानी जो रहेगा जो अपने को कहाँ से मिलेगा, नाली से मिलेगा। ओके, क्या उस वाटर का जो फॉर्मूला जो रहेगा क्या वो H2O रहेगा। यस, फिर मैं अगर नल से कोई पानी लेता हूँ ओके, क्या उस पानी का जो फॉर्मूला रहेगा H2O रहेगा। मतलब बेसिकली क्या उसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे।
ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली द थिंग, ओके, कि समझने की कोशिश करो। वहाँ पे मेरे को H2O ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा H3O5, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, या H2O1 या O2, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कैसा कि जितने भी एटम्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे, तो भाई वो क्या होएगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही हमेशा क्या करते रहेगा, एग्जिस्ट करते रहेगा। ऐसा नहीं कि यार इंडिया के अंदर जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर रहा तो H2O बन रहा, और वहाँ पे चाइना में अगर कर रहा हो तो H3O बन रहा। नहीं, इस टाइप से गेम नहीं होएगा, समझ में आ रही बात यहाँ पे। सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू रिमेन वॉट, कॉन्स्टेंट, मतलब हर जगह वो रिएक्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ रही बात वहाँ पे जो एटम्स या अलग अलग टाइप के जो भी एलिमेंट्स जो है वो कांस्टेंट मैनर में ही, मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में, कैसे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही ऐड होंगे एक दूसरे के साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही क्या करेंगे, वो जुड़ेंगे। दिस इज द थिंग, ओके। बेसिकली देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। तो जो वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो अभी हम लोग जब ये सब चीज़ें आगे पढ़ चुके हैं तो हमको पता है कि यार वो कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या है। लेकिन वो टाइम पे जब साइंटिस्ट लोगों ने सोचे होंगे कि यार भाई ये जो एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे बनते हैं, तो वो टाइम पे उन लोगों ने ये एक एजम्पशन लिया था, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इस चीज़ को प्रूव किया उन्होंने, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जॉन डेल्टन करके एक बंदा था, ओके, और वो बंदे ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, कुछ थ्योरी दिए कि भाई ये मॉलिक्यूल बाइंड कैसे करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ओके, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो सर जॉन डेल्टन ने जब हम लोग को एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में जब आगे पढ़ाया तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए और बहुत बेसिक चीज़ें बताई, क्या कि भाई दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी काय से बनी, बहुत बेसिक पार्टिकल्स से बनी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और जो एटम जो है ये क्या करता है, रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ओके। एटम, अच्छा, ये जो चीज़ है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओके। अब ये चीज़ को भी समझ लो भाई। तो एटम को क्या बोला गया, एटम को लेकर क्या बोला उन्होंने कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ओके। इसका क्या मतलब है कि एटम को आप ना बना सकते हो और ना ही आप उसको ब्रेक कर सकते हो, और ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है, ओके। यू कैन नॉट मेक और ब्रेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाइपोथेटिकली आप प्रोड्यूस कर लो एंड ऑल, पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, देर आर लिमिटेशंस, ओके, ठीक। तो atoms of a given in a chemical reaction, atoms of given element are identical in mass and chemical properties। भाई ये बहुत खतरनाक बात है, क्या कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके, तो वहाँ पर क्या रहेगा भाई, जितने भी एटम्स रहेंगे एक एलिमेंट के, उन सभी एटम्स का जो प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी बोलो या फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो, इवन उनका मास बोलो, सबका सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा। ऐसा नहीं होएगा कि यार ये इधर में जो एटम है उसका मास अलग रहेगा और इधर में जो एटम है उसका मास अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। और ऐसा नहीं कि यार इधर वाला जो एटम जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और इधर वाले का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होएगा, सेम ही रहेगा, ओके। कहने का क्या मतलब है कि आप जब भी सेम एलिमेंट के एटम्स लेंगे, जब भी आप सेम एलिमेंट को यूज़ करेंगे, जितने भी एटम्स रहेंगे सबका प्रॉपर्टीज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, ओके। अब फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यार ये भी बात सही है, ओके, ऑब्वियस सी बात है कि जब दो अलग अलग आइटम्स है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो उनके एटम्स भी अलग अलग रहेंगे, उनका मास भी अलग अलग रहेगा, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग रहेंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, ओके, कि यार अब ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है तो वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे विल हैव व्हाट, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ओके, अच्छा, एक और चीज़ है, समझो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये देखो, आज जब अपन लोग पढ़ रहे तो अपने लिए बहुत बचकानी हो लग सकती है, पर वो टाइम पे, मतलब 100 साल पहले, 150 साल पहले, जब साइंटिस्ट लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे, ये चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो और उनके पास ना ऑप्शन नहीं था, तो उन लोग ने मतलब एक पॉस्टुलेट दिया, और ये पॉस्टुलेट बहुत ज़्यादा कारीगर हुआ। उन लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार देखो यहाँ पे जो एटम्स जो है एक पर्टिकुलर रेशो में ही कंपाउंड बनाएंगे, ओके। एंड एक और चीज़ है क्या कि ये होल नंबर जैसे 16 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसा नहीं होगा कि 1.3 या 2.5,
इस टाइप का रेशो नहीं रहेगा एंड ऑल। ये जो रेशो जो रहेगा हमेशा जो है ये कैसा रहेगा, होल नंबर्स में रहेगा। अब होल नंबर्स का बेनिफिट क्या है कि भाई आपको चीज़ें कैलकुलेट करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, एंड वो टाइम का भी ना मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है भाई। वो टाइम पे लोगों को बहुत दिक्कत जा रही थी क्योंकि वो टाइम पे उनके पास एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक नंबर जो है या मास नंबर है, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। तो यार वो लोग क्या करते थे, बाकायदा एक रेशो लेते थे एंड ऑल। जैसे मान के चलो 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ओके, 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, फिर 15 या 5 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। ओके, तो यार वो इस टाइप से चीज़ों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, देन दे गॉट टू नो कि हाँ ये इस टाइप का रिएक्शन होता है, इस टाइप की चीज़ें काम कर रही है। उन लोग ने बेसिकली कार्बन को यूज़ करना स्टार्ट किया। ओके, तो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। उन लोग ने एक पर्टिकुलर रेशो में लेना स्टार्ट किया चीज़ों को। आगे देख लेते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ओके, ठीक। तो यार ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ क्या, कि भाई देखो जब कभी हम लोग एक कंपाउंड के बारे में बात करें, जैसे H2O हो गया। ओके, तो H2O यार हर जगह सेम ही रहेगा, मतलब कहीं से भी पानी उठाओ H2O इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पे जो दो एटम्स अपन देख रहे हैं किस चीज़ के, हाइड्रोजन के। ओके, यानी किस चीज़ का है भाई, ऑक्सीजन का। तो यार इनका नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कंपाउंड। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते भाई। अच्छा, अब यार ये जो एटम्स जो है या जो एलिमेंट्स जो है उनको नेम कैसे करेंगे भाई। तो एलिमेंट्स को नेम करने का एक बहुत सी सिंपल सा तरीका होता है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग अलग अलग तरीके से नेमिंग कर रहे थे एंड ऑल, और कुछ सिंबल्स वगैरह भी दिए थे बाकायदा उन्होंने, एंड आपके एनसीईआरटी की बुक में वो सारी चीज़ें गिवन है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो बाकायदा एक तरीका रहना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाए, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो एक यूनिवर्सल तरीका निकाला, ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पे एक्सेप्टेबल रहेगा। ओके, तो पहले क्या हो रहा था, जैसे फर्स्ट लेटर बड़ा है एंड ऑल, सेकंड लेटर को भी क्या कर ले, जैसे मान के चलो ऑक्सीजन हो गया, OX लिख दिए, OX इस टाइप से लिख रहे हैं। तो जिसको जैसा मन बन रहा है ना वो उस टाइप से लिख रहा है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार ये तो चूतियापा हो जाएगा, ये तो सियापा हो जाएगा। सो व्हाट डिड दे केम अप विद, दे केम अप विद एन आइडिया कि यार यूजुअली वो लोग क्या करेंगे, या तो फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे, ओके, एक ही लेटर यूज़ करेंगे, या फिर दो लेटर यूज़ करेंगे। अब कभी कभार क्या हो जाएगा कि यार आपके जो एलिमेंट्स जो उनके नाम शायद सिमिलर सिमिलर लगने लगे। ओके, तो यार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फिर, तो उन्होंने सोचा यार कुछ जगह पे तो लैटिन नेम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोडियम जो है उसका सिंबल क्या है, Na है। ओके, तो उसका लैटिन नेम क्या था, नाट्रियम था। सो देन दे टुक दैट नेम। तो कहीं ना कहीं यार हमको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो सोडियम जो है, पोटेशियम जो है, पोटेशियम का जो है उसका सिंबल K है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब क्या हो जाता है यहाँ पे कि हम लोग बाकायदा एक रूल फॉलो करेंगे क्या, तो पहला लेटर जो रहेगा हर एलिमेंट का वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। लेट्स से P हो गया या N हो गया, ओके, कुछ भी। एंड सेकेंड जो लेटर जो रहेगा, अगर पहले तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ हम लोग के लिए पॉसिबल हम लोग एक ही लेटर में निपटा दे काम। लेकिन अगर कुछ कुछ एलिमेंट्स जैसे जैसे मान के चलो, जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन के लिए C है, ऑक्सीजन के लिए O है। ओके, तो ये तो एक एक लेटर में निपट गया। लेकिन जैसे मान के चलो यार यहाँ पे सोडियम हो गया, तो सोडियम के लिए मैं क्या करूँ, अब मेरे को नाइट्रियम लिखना था यहाँ पे, NaTRUM। तो यार ये तो थोड़ा सियापा हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट यार ये भी बात नहीं बनेगी ना। सो देन साइंटिस्ट केम अप विद एन एग्रीमेंट यार अब वो लोग क्या करेंगे, अब भाई वो लोग सीधा सीधा गेम खेलेंगे कि पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, सेकंड लेटर हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट कन्वेंशन, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं। ओके, Cl, समझ में आ रही बात। ओके, सो दैट्स हाउ थिंग्स गो अहेड एंड दैट्स हाउ दे आर टेकिंग थिंग्स फर्दर। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। चलो आगे बढ़ते भाई, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एटॉमिक मास। ओके, तो समझने की कोशिश करो, हर एक एलिमेंट का एक मास होता है, एटॉमिक मास। ओके, अब बेसिकली मास क्या होता है, तो हर एक एटम के अंदर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये चीज़ अब मैं दूसरे लेसन में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो समझने की कोशिश करो यार, यहाँ पे हर एक जो एटम जो है, एटम के अंदर कुछ चीज़ें होगी। जैसे पहली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। फिर एक और आइटम है, क्या है, प्रोटॉन है। ओके, और क्या है, एक और चीज़ है, क्या, ये यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये जो दो चीज़ें जो है क्या,
ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एटम का मास बनाते हैं बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो दो चीज़ें जो है, दिस आर व्हाट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. तो मोर और लेस अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रोटॉन का जो वेट है दैट इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन इट. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एटम का मास डिफाइन करते हैं. बेसिकली इट्स ऑल व्हाट कैलकुलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं भाई. ओके, देखते हैं आगे क्या कि यार देखो, हर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एटम्स है, हर एक एटम का एटॉमिक मास जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा. इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब में क्या है, अलग अलग है. सो दैट्स हाउ एवरी एलिमेंट विल हैव एटॉमिक मास एंड दैट इज गोइंग टू रिमेन डिफरेंट. आई होप दैट्स क्लियर. ओके, चलो आगे बढ़ते भाई. ओके, ठीक. अच्छा, एटॉमिक मास का वाला जो कॉन्सेप्ट जो है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इधर एक ये चीज़ है AMU. ओके, इसको ऐसे भी कर देते डिनोट, एटॉमिक मास यूनिट AMU. ओके, ऐसा भी बोलते हैं इसको. चलो आगे देखते हैं. नाउ व्हाट इज़, सॉरी इधर तो कुछ भी लिख दिया मैंने. व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल. ओके, तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था पहले, सॉरी ये अमोल इसको ओमिट कर देता अपन. ओके, अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. क्या मतलब है इसका, देखो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल क्या, सॉरी येलो ले लेते अपन. तो अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ व्हाट, 2 और मोर एटम्स. पहली चीज़ क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे. और ये कैसे बॉन्डेड रहेंगे, फिर केमिकली बॉन्डेड रहेंगे. ओके, और कैसे, अट्रैक्टिव फोर्सेस से चिपके हुए. ओके, समझ में आ रही बात है यहाँ पे. तो भाई कुछ ना कुछ केमिस्ट्री है इन लोग के बीच में, कुछ ना कुछ स्टोरी है. सो 2 एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं. तो वो कैसे रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस का एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, बाइंडेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहेंगे. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मॉलिक्यूल. ओके, आगे देखते हैं. मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड चूज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, तो जैसे समझने की कोशिश करो, अगर हम लोग बात करते हैं ये, अब यार यहाँ पे एक जो वर्ड है, एलिमेंट भी यूज़ कर लिया गया है और कंपाउंड भी यूज़ कर लिया गया. तो एलिमेंट का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे ग्रुप ऑफ, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो है, जब वो ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल. एंड देन जब एक कंपाउंड बन रहा है जहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स आकर क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग बना रहे हैं, हम लोग उसको भी क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे. तो मॉलिक्यूल क्या है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की हैसियत रखता है वो. और इस टाइप से वो क्या करेगा, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड परहैप्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वो क्या करेगा, शो कर सकता है. ओके, तो मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. ओके, ठीक. एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट. ठीक. एंड बेसिकली मॉलिक्यूल को अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार बेसिकली मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम. सिंपल, चाहे वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट के हो या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स हो या फिर कोई कंपाउंड का हो. सिंपल. आगे देखते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या आइटम है भाई ये, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या, कि मॉलिक्यूल्स है किस चीज़ के, एक एटम के, आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. कहने का क्या मतलब है कि यार देखो, अगर सेम एलिमेंट अगर है, सेम एलिमेंट के अगर एटम्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तभी हम उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे. एंड मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, सेम एलिमेंट. ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, बट देर आर some key elements, some key metals or non-metals. Just like a molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen, hence it is known as diatomic molecules. Okay, तो समझने की कोशिश करो, जैसे बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो है उनके जो एटम्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई, वो तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर लेते हैं. तो जब यार यहाँ पर ऐसा कुछ एलिमेंट है जिसका सिंगल एटम के साथ, वो सिंगल एटम में क्या कर लेगा, वो सर्वाइव कर लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक. लेकिन यार कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो उनको देखते हैं, वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे आइटम के साथ क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं. तो जैसे O2 हो गया. ओके, उसके अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ O2 लिखा है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज डाई एटॉमिक. मतलब क्या कि यार ऐसा एलिमेंट जिसके
एटम्स, दो दो एटम्स क्या करते रहते हैं, पेयर बनाते रहते हैं, दो दो एटम्स अपने आप में क्या करते रहते हैं, बाइंडिंग करते रहते हैं, बाउंड होते रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक, तो हम लोग इसको उसके अंदर पढ़ सकते हैं, एटॉमिसिटी के अंदर में पढ़ सकते हैं कि भाई हमारे जो भी एलिमेंट्स है वो किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स के जो एटम्स जो है वो किस टाइप से बाइंड हो रहे हैं। अकेला अकेला एक घूम रहा है तो मोनो एटॉमिक, दो दो के पेयर में अगर घूम रहा है तो उसको डाई एटॉमिक, तीन तीन ट्राई एटॉमिक, समझा? ओके, इस टाइप से हो सकता है आगे। एंड देन देयर इज अ नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तो जैसा अभी अपन ने देखे, an atom of different elements joining together in definite proportion to form a compound, for example H2O, HCl, NaCl, CO2 etc. अब यार इसका क्या मतलब है, देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार नहीं, हर बार ही होता है ऐसे तो यार अलग अलग, जैसे ये लाल आइटम हो गया, ओके, एंड देन अब मैं लेकर आता हूँ पीला आइटम, तो ये क्या हो गया, पीला आइटम हो गया, ओके, सॉरी ऑरेंज आइटम बन रहा है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर रेड एटम ला लेता हूँ, एंड रेड एंड येलो। अब यार ये जो दो एटम जो ये क्या करेंगे, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया। अब यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या करेंगे, ये हमेशा रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो यहाँ पे दो एटम हो गए रेड के और एक एटम क्या हो गया, येलो का। तो यार ये क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेंगे जहाँ पे ये दो रेड हो गए, ओके, एंड देन उनको पकड़ के किसने रखा है, एक येलो ने पकड़ के रखा है, ओके। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। तो यहाँ पर क्या होएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होएगा, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या करेंगे, आपस में कॉन्स्टेंट रेशो में, कॉन्स्टेंट मैनर में, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल हैव व्हाट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रही बात यहाँ पे? जैसे H2 हो गया, NaCl हो गया। तो अच्छा देखो एक और चीज़ यार, हर बार हम लोग जो इसको लिखेंगे एंड ऑल, ClH ऐसा नहीं लिखेंगे, OH2 ऐसा नहीं लिखेंगे, ओके, समझ में आ रही बात? O2C ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, उसको हर बार यही मैनर में लिखेंगे, जैसे H2O हो गया, ओके। एंड यहाँ पर भी हम समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है कि यार जब भी ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स जब भी बनेगा ना, ओके, तो हमेशा वहाँ पे हमको दो हाइड्रोजन का आइटम और एक ऑक्सीजन का आइटम देखने को मिलेगा। दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। इसी को क्या बोला जाता है, फिक्स प्रोपोर्शन, ओके। अच्छा अब अगला क्वेश्चन एक और आ जाता है भाई, व्हाट एग्जैक्टली इज एन एटम? ओके, तो सॉरी यार ये स्लाइड बहुत गंदे तरीके से डिज़ाइन हुई है, ओके। व्हाट इज एन एटम? तो एटम्स कुड गेट पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, एंड दीज चार्ज स्पीसीज आर बेसिकली नोन एज व्हाट, आयंस। तो चलो समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जब भी दो एलिमेंट्स या दो एटम्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जैसा हम लोग जानते हैं, हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम के पास क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड वो बेसिकली क्या करना चाहता है, वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, ओके। तो स्टेबिलिटी जब उसको अचीव करना है, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स शेयर करो, और कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ओके। तो डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। अब मान के चलो एक एलिमेंट है जिसके पास कैसे कितने हैं भाई, एक कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, दैट्स कॉल्ड वैलेंसी, ओके। तो वैलेंसी जैसे वैलेंसी बेसिकली क्या है कि आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर या गेन कर सकते हैं, ओके। तो एक एलिमेंट है जैसे सोडियम मान लेते हैं अपन, यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1, ओके। और इधर क्या है, एक आइटम है क्लोरीन, क्लोरीन का भी वैलेंसी क्या है, 1। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। और अगर उसको अपना फाइनल ऑर्बिट क्या करना है, सेटल कर लेना है, तो उसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है एंड ऑल, टोटल 10 भी अगर उसके इसमें रहते हैं एंड ऑल, मतलब सॉरी आप थोड़ा मिसकन्वे हो रहे हैं यहाँ पे, समझो। यहाँ पर यार इसके पास टोटल कितने, 11, ओके। और यहाँ पे जो क्लोरीन जो उसके पास टोटल कितने हैं, 17। अब समझने की कोशिश करो, देखो यार अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका जो अल्टीमेट नंबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने भी शेल्स हैं ऑल, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। और सिमिलरली जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, टोटल 18 हो जाएंगे। मतलब इसका भी आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब ये जो आदान प्रदान वाली जो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे लेन देन जब हो रहा है किस किस के बीच में भी, क्लोरीन और
सोडियम के बीच में। ओके, तो जब सोडियम ने क्या किया, सोडियम के पास कितने थे, 11 थे, तो सोडियम ने क्या कर दिया, एक दे दिया। किसको दे दिया भाई, क्लोरीन को दे दिया। ओके, तो जब इसने इसको दिया कितना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, तो ये बंदे ने दे दिया, इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इधर में जब इसने क्या कर लिया, एक ले लिया, तो इसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। गेम सिंपल है, देखो जो दे रहा है उसके पास क्या आ जाएगा, हमेशा उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो ले रहा है उसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो ये जो चार्जेस जो अलग अलग एटम्स के ऊपर आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। सिंपल। ओके, आयन्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन, ओके, और एक क्या होता है, एनायन। ओके, अब पता करने का कैटायन किसको बोलते हैं और एनायन किसको बोलते हैं। ओके, सिंपल सी चीज़, आप लोग का होमवर्क है, चलो ढूंढना, गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, समझ में आ रही बात। ओके, अच्छा, अब समझने की कोशिश करो यार कि केमिकल फार्मूलाज लिखना थोड़ा लिचका प्रोसेस हो सकता है, राइट। तो हमको ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यार जब भी हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं क्या, कि हम लोग केमिकल फार्मूलाज लिख रहे हैं, तो केमिकल फार्मूलाज लिखते टाइम में हमको वैलेंसी जो है, जो भी एलिमेंट की वैलेंसी है, हमको उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो वैलेंसी क्या है, सो वैलेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज एंड इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट नंबर ऑफ एटम्स विल पर्टिकुलर एलिमेंट कंबाइन विथ। ओके, अब इसका मतलब समझो भाई। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ओके, इसी को, यही शीट स्लाइड को यूज़ कर लेते हैं। देखो, हर एक एलिमेंट का मतलब जो ऑर्बिटल है, जो शेल है, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यार देखो, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, और स्टेबिलिटी वो अचीव कैसे करके, या तो गेन करके या तो लूज़ करके। किसको लूज़ करके, इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो अब यार ये हर एक एलिमेंट चाहता है स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो अपना जो लास्ट वाले जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो उनको दे देगा या तो ले लेगा। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ओके, तो समझो जैसे अब अभी अपन थोड़ी देर पहले किसका एग्जांपल लिए, सोडियम का एग्जांपल लिए, Na। तो Na के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। ओके, और क्लोरीन के पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 17। तो अब सोचो कि यार ये 17 मतलब चाहे तो ये भी क्या कर सकता, 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। बट समझो यार ये बहुत लिचका प्रोसेस हो जाएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। रादर देन दैट ये क्या कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, समझ में आ रही बात यहाँ पे। एंड ये जो सोडियम है, ये चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता, बट देन अगेन दैट विल बी ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर सोडियम। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही विल गिव। तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि ये जो चीज़ है बाकायदा, कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ले सकता है, यही चीज़ क्या डिटरमाइन करती है, उसकी वैलेंसी। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो आपकी कितनी वैलेंसी आ जाएगी, 1। वैलेंसी विल बी 1। ओके, लेट्स से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पर आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। लेट्स से यू कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी योर वैलेंसी, 2। लेट्स से यू आर एबल टू शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आ रही बात। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो ये चीज़, ये जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सिंपल। ओके, देखो अभी जैसे अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो एक एलिमेंट है, क्या है वो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है उसका वैलेंसी कितना है भाई, 2, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या बनाने का है, H2O। अब यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी वो कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ऑक्सीजन की वैलेंसी ये तो फुलफिल होनी चाहिए ना, और हाइड्रोजन की भी फुलफिल होनी चाहिए। इस वजह से क्या हो जाएगा, जब भी मैं केमिकल फॉर्मूलाज लिखूंगा तो आई विल राइट इट ऑलवेज इन द सेम मैनर, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन रहेगा और ये किसके साथ बाइंड करेगा, एक हाइड्रोजन इधर एंड एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इधर। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग जो हो रही है या जो कंपाउंड बन रहा है वो किस टाइप से बन रहा है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैलेंसी हर बार उसकी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, अगर वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर हमेशा अपने को क्या आ जाएगा, दिक्कत जाएगा। ओके, ठीक। ओके, यहाँ पे ये जो चीज़ है उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 AMU एंड
and that of oxygen is 16 amu. So the molecular mass of atom which contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen is 18 amu. इसका सेम एग्जैक्ट सेम है जैसे मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था. देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन का तो 16 है, ओके, एंड हाइड्रोजन का कितना है 1. लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 2. तो यार यहाँ पे अगेन एक और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, राइट. तो अगर हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक मास जब ये इतना था, कितना 16 था ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना था 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो रहा यहाँ पे 18, राइट. तो सेम चीज़ रहेगा कि यार पहले जब हम लोग ऑक्सीजन प्लस एच जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते काय में H2O में, तो इधर क्या था, इधर भी 18 था, एंड अभी इधर भी क्या हो गया 18 हो गया. समझ में आ रही बात. तो मॉलिकुलर मास जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा. मतलब अगर आप ऐसा नहीं होएगा कि यार पहले जब एटम्स अलग अलग थे तो वो टाइम पे उनका मास जो था वो अलग था, और अब जब मॉलिक्यूल बन गया नॉल तो वो टाइम पे उनका क्या हो गया, अलग हो गया. ऐसा नहीं रहेगा. सॉरी, मोल मॉलिक्यूलर नहीं, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ही है यहाँ पे. ओके, आई होप आप लोग को क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ठीक. सो दैट्स व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. ठीक, ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.